दोस्तों, आज एक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है आपने इस कहानी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इस कहानी में कई ऐसी बातें हैं जो अब तक अनछुई हैं और उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जो एक शराब की दुकान के बाहर अपने पिता के साथ ठेले पे खड़े होकर चने बेचा करता था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो वैसी ही शराब की एक नहीं दो नहीं बल्कि 400 से भी ज़्यादा दुकानों का मालिक बना। एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 20,000 करोड़ का मालिक, अपनी मेहनत के बल पर कुछ ही सालों में। और उसने सब कुछ बनते और फिर सब कुछ ढहते हुए देखा। मैं बात कर रहा हूं पोंटी चड्ढा की। ये कहानी शुरू होती है 1969 से, जबकि पोंटी चड्ढा का जन्म हुआ कुलवंत चड्ढा के घर में। कुलवंत चड्ढा का परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर आया था और मुरादाबाद शहर में वो एक ठेला लगाकर अपनी गुजर बसर करते थे। इस ठेले पे साथ में मेहनत पोंटी भी करता था। पोंटी अपने पिता के साथ उस ठेले पर खड़े होकर जो लोग शराब खरीदने आते थे उस दुकान पर, उन्हें तली हुई मछली और चने वगैरह बेचता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर की क्या स्थिति रही होगी। अब एक वक्त ऐसा आया जब अपने पिता के साथ वो काम करते करते पोंटी को ये लगने लगा कि कुछ बड़ा होना चाहिए। पिता की भी किस्मत ने कुछ साथ दिया और कुछ ऐसा हुआ कि वो जो शराब का ठेका होता है एक दुकान का, वो किसी तरह कुलवंत चड्ढा को मिल गया, जो कि पोंटी चड्ढा के पिता थे। यहां से पोंटी चड्ढा के घर वालों की किस्मत बदलनी शुरू हुई। उनके पास पैसा आने लगा। एक दुकान, फिर दूसरी दुकान, फिर तीसरी दुकान, फिर शुगर मिल में पैसे लगाना, और धीरे धीरे पैसा बढ़ता जा रहा था। वो ठेले पर खड़े होने वाले दिन अब कल की बातें हो चुकी थीं और धीरे धीरे पोंटी चड्ढा भी इसमें अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुका था। 90 का दशक आते आते एक बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा था पोंटी चड्ढा। और सबसे ख़ास बात ये थी कि उसने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अपनी अच्छी दोस्ती बनाकर रखी हुई थी। यानी जो सत्ता में बैठे होते थे उनसे तो दोस्ती होती ही थी, जो विपक्ष में बैठे होते थे उनसे भी दोस्ती होती थी। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम पोंटी चड्ढा बनता जा रहा था। और धीरे धीरे वो अपने ऊपर लगे इस निशान को भी मिटाना चाहता था जिसमें कहा जाता था कि शराब व्यवसायी, लिकर बैरन कहा जाता था। तो इसलिए उसने और भी कई तरह के बिजनेस में पैसा लगाना शुरू किया। इसमें रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू किया। फिर उन दिनों मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उनसे अच्छे संबंध थे उत्तर प्रदेश में। फिर मायावती की सरकार आई, उनसे भी बड़े अच्छे संबंध हो गए। और एक वक्त ऐसा भी आया जब जो मिड डे मील होता है, जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, उसका ठेका पोंटी चड्ढा को मिल गया। और ये बहुत बड़ा ठेका होता है, करीब 10,000 करोड़ का। अब आप सोचिए कि वो ठेले पर चने बेचने वाला लड़का धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। पॉलिटिकल कनेक्शंस बढ़ रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जो आबकारी विभाग होता है, उसको जो टैक्स वसूलना होता है, तो उस टैक्स की वसूली का ठेका भी इनको मिल गया। मतलब हालत ये हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों में कौन से अधिकारी का तबादला कहाँ कब कैसे होगा, ये पोंटी कराने लगा था, पोंटी तय करने लगा था। कहते हैं 2005 में जब लखनऊ में उसने अपना पहला वेव्स मॉल खोला, उसका उद्घाटन उस वक्त मुलायम सिंह यादव करने आए थे, जो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और लोगों ने उस वक्त जाना कि ये पोंटी चड्ढा तो बहुत बड़ा हो चुका है। इस दौरान कुछ फिल्मों में भी उसका पैसा लगा। कई सारी बॉलीवुड फिल्में भी प्रोड्यूस की, मर्डर 2 भी प्रोड्यूस की थी और कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की। कुल मिलाकर कद बढ़ता चला जा रहा था। हर जगह सेटिंग थी, सब कोई अपने कंट्रोल में था। कहा यह भी जाता है कि एक बार एक रेड हुई 25 ठिकानों पर पोंटी चड्ढा के, और उस रेड में कुछ
मिला या नहीं मिला वो तो बात की बात है, लेकिन इस रेड के आदेश देने वाले इनकम टैक्स कमिश्नर का ट्रांसफ़र हो गया कुछ ही दिनों में। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि उसका रुतबा क्या क्या था। वो शराब का व्यवसायी था, वो रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा था, उसके मॉल्स आ रहे थे, वो फिल्मों में पैसा लगा रहा था, उसके पास मिड डे मील जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे। कुल मिलाकर व्यवसाय बहुत तेज़ी से फल फूल रहा था, लेकिन कहीं कुछ था। कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कुछ तो गड़बड़ होती है। ये 3 भाई थे, पॉन्टी, हरदीप और राजेंदर। तो राजेंदर और पॉन्टी की तो आपस में अच्छी बनती थी, लेकिन हरदीप जो सबसे छोटा था, उसे ऐसा लगता था कि ये दोनों भाई मिलकर उसे उसका हिस्सा नहीं देंगे या उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी करेंगे। और ये बात अब उसने पिता के सामने भी रखना शुरू कर दिया था, कुलवंत सिंह चड्ढा के। तो कहते हैं कि एक बार कुलवंत सिंह चड्ढा दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में इन तीनों भाइयों को लेकर गए, कस्में खिलाईं कि आपस में झगड़ा नहीं करोगे और मैं चाहता हूं कि तीनों में ये बराबर से बंट जाए, तुम्हारा पूरा कारोबार है। अब यहाँ एक मामला था कि पॉन्टी को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि पॉन्टी ने ही ये पूरा व्यवसाय बढ़ाया था। यानी उस चने के ठेले से लेकर 20,000 करोड़ तक का एम्पायर बनाने का जो ज़्यादातर काम था वो पॉन्टी ने किया था। लेकिन क्योंकि पिता के लिए तीनों बेटे बराबर थे तो वो चाहते थे कि तीनों में बराबर से बंट जाए। लेकिन पिता का दिल रखने के लिए पॉन्टी तैयार हो गया कि ठीक है, तीनों का वापस आराम से बंटवारा हो जाएगा। इधर 2010 आते आते कुलवंत सिंह चड्ढा बीमार रहने लगे और 2011 में उनकी मृत्यु भी हो गई। अब पिता की मृत्यु के बाद इन तीनों भाइयों के बीच दरार बढ़ने लगी। इन तीनों भाइयों में 2 गुट थे। एक गुट था पॉन्टी और राजेंदर का, जो आपस में मिलकर काम कर रहे थे, और तीसरा था हरदीप, जो सबसे छोटा था, लेकिन उसे लगता था कि उसका हक मार लिया जाएगा। ये झगड़ा घर से निकलकर बाहर जाने लगा था और ऐसा कहते हैं कि हरदीप के ससुर ने भी तीनों भाइयों के बीच में पड़कर सुलह समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन दरार बढ़ती जा रही थी। ये दरार इस हद तक बढ़ती जा रही थी कि राजेंदर की बेटी की शादी इस्तांबुल में होना तय हुई। पूरा परिवार वहां गया, लेकिन हरदीप नहीं गया अपने सगे बड़े भाई की बेटी की शादी में। और कहते हैं कि इस पूरी लड़ाई में, अब आप सोचिए 20,000 करोड़ की एम्पायर है, शुरुआत हुई है चने के ठेले से, तो चने का ठेला कहाँ और 20,000 करोड़ की एम्पायर कहाँ। क्या इतना बड़ा दिल नहीं था कि आपस में बंटवारा कर लेते? लेकिन कहते हैं कि कुछ बातों को लेकर इन दोनों तीनों भाइयों के बीच में कुछ अक्सर खींचातानी चला करती थी, और उसमें एक मुख्य वजह बनती थी छतरपुर में बना इनका एक फार्म हाउस, 42 नंबर का, 42 नंबर का फार्म हाउस, जो इनके पिता कुलवंत के नाम था। कहते हैं जिस वक्त ये शादी हुई 2012 में राजेंदर की बेटी की इस्तांबुल में, जहां पूरा परिवार गया हुआ था और हरदीप नहीं गया था, उस वक्त कुछ लोगों ने पॉन्टी को ये बताया कि ये जो फार्म हाउस है ये उसे बेचना चाहता है। फिर कुछ लोगों से ये भी पता चला कि उसने बाकायदा एक नंबर लिख दिया है फार्म हाउस के बाद, ये रेडी फॉर सेल और कॉल ऑन दिस नंबर, उसमें उसने अपना नंबर दिया हुआ था। ये बात पॉन्टी को बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि पॉन्टी अपने पिता को बहुत चाहता था और ये जो प्रॉपर्टी थी छतरपुर में, ये उसके पिता के नाम पर थी और यहाँ से उसके पिता की यादें बहुत जुड़ी हुई थी, और पॉन्टी का अपना घर भी इस छतरपुर के फार्म हाउस से कुछ दूरी पर था। अब आते हैं घटना के असल दिन पर। ये सारी खींचातानी चल रही थी, उसने कई बार मना भी किया कि इस तरह की कोशिश मत करना। अब आप सोचिए, उस फार्म हाउस की कीमत 100 से 150 करोड़ के आसपास, और ये खुद 20,000 करोड़ एम्पायर का आदमी, ये चाहे तो वैसे कितने फार्म हाउस खरीद सकता है, लेकिन पिता की यादें जुड़ी थीं। उधर हरदीप को लग रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो उसे बेचना चाहता था। 17 नवंबर घटना का दिन, जिस दिन हरदीप अपने नोएडा वाले दफ्तर में था, कहीं से एक खबर मिली हरदीप को कि कुछ लोग हैं जो घुस आए मेरे फार्म हाउस पर। तो ये रवाना हुआ अपनी सिक्योरिटी को लेकर, और कहते हैं कि उस वक्त पॉन्टी चड्ढा भी 36 कमांडोज के साथ चला करता था। उस दिन उसने अपने साथ लिया एक एसएस नामधारी नाम के व्यक्ति को। एसएस नामधारी
एक पॉलिटिशियन भी था, एक बाहुबली भी था, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी था। और ऐसा कहते हैं कि पॉन्टी की प्लानिंग ये थी कि ये जो फार्म हाउस है इसका पोजेशन मेरे अपने आदमी एसएस नामधारी को दे दिया जाए, जिससे कि भाई उसे बेचे नहीं, क्योंकि पॉन्टी की जो सारी कोशिश थी कि ये बिके नहीं और हरदीप उसे बेचना चाहता है। तो जाहिर है पॉन्टी को लगा कि मैं अपने किसी आदमी को दे देता हूँ जो थोड़ा बाहुबली टाइप का होगा, वहाँ रहेगा, बिकने नहीं देगा, मेरे कब्जे में रहेगा, जब मैं जाना चाहूँगा जा सकूँगा। अब इसी बात को लेकर 17 नवंबर की जो रात थी उस दिन झगड़ा हुआ, क्योंकि दोनों पार्टियां पहुंच गईं उस फार्म हाउस पर। अच्छा, फार्म हाउस पर लोग घुस आए हैं, यह सूचना भी हरदीप को वहां के एक चौकीदार ने फोन पर दी, क्योंकि हरदीप ने अपना चौकीदार रखा हुआ था, केयर टेकर रखा हुआ था। उसने हरदीप को फोन किया कि कुछ लोग आए हैं जो जबरदस्ती घुस रहे हैं। उसने एक फोन तो किया हरदीप को, जो उसके हिसाब से मालिक था उसका, जो उसको तनख्वाह देता था। दूसरा फोन उसने पुलिस कंट्रोल रूम में भी कर दिया। इधर हरदीप रवाना हुआ नोएडा से छतरपुर के लिए, और ये तो वहां पहुंच ही चुका था पॉन्टी। कहते हैं कि पुलिस की वैन भी वहां तक आई थी, लेकिन पुलिस की वैन को लगा सब कुछ शांत है, क्योंकि बाहर ताला लगा हुआ था। तो पुलिस को लगा कि हाँ सब शांत हो गया। खबर ही आई थी चौकीदार की तरफ से कि कुछ गड़बड़ है, लोग घुस आए हैं, लेकिन देखा सब कुछ शांत है तो पुलिस की वैन लौट गई। अगर पुलिस की वैन रुक जाती तो शायद पॉन्टी चड्डा जीवित होता। कहते हैं कि वहां पर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई। ये अपने आदमी को लेकर पहुंचा था कि इसको दे दो फार्म हाउस, और उधर हरदीप बेचना चाहता था। और कहते हैं कि हरदीप ने अपने भाई पॉन्टी पर गोली चला दी। उस वक्त यह कहा गया कि पॉन्टी ने भी गोली चलाई है, लेकिन बाद में पता चला कि पॉन्टी गोली चला ही नहीं सकता था, क्योंकि पॉन्टी का बचपन में हुए एक हादसे की वजह से जो लेफ्ट हैंड है वो कोहनी से कटा हुआ था, और राइट हैंड में भी सिर्फ 2 उंगलियां थीं। तो जिस व्यक्ति को सिर्फ 2 उंगलियां हैं वो पिस्टल को पकड़ नहीं सकता। कहते हैं हरदीप ने जब गोली चलाई उस वक्त एसएस नामधारी जिसे लेकर गया था पॉन्टी अपने साथ, उसके सिक्योरिटी वाले ने हरदीप पर गोली चला दी। कुल वहां 21 गोलियां चली। 13 गोली पॉन्टी को लगी, 8 हरदीप को लगी। दोनों की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एसएस नामधारी, जिसको पॉन्टी ले गया था ये कहकर कि तुम्हें इसका पोजेशन में दिला देता हूं, तुम इसको अपने पास रखना, उस एसएस नामधारी को एक भी गोली नहीं लगी। बाद में पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, चार्जशीट फाइल हुई, करीब 22 लोग हिरासत में लिए गए। एसएस नामधारी पर आरोप ये लगा कि उसने हत्या की है हरदीप की। अब पूरा मामला जब निचले कोर्ट तक पहुंचा तो 2014 आते आते निचले कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया एसएस नामधारी को, और यह कहा गया कि यह गैर इरादतन हत्या का मामला है। बहरहाल ये मामला अभी तक चल ही रहा है, हाई कोर्ट तक पहुंचा है। अब पॉन्टी चड्डा इस दुनिया में नहीं है, हरदीप भी इस दुनिया में नहीं है, तो पॉन्टी चड्डा का जो पूरा एम्पायर है उसे राजेंद्र चड्डा जो उनका भाई है वो चला रहा है, प्लस हरदीप का जो, माफ़ कीजिएगा, पॉन्टी चड्डा का जो बेटा है मोंटी चड्डा वो चला रहा है। कुछ समय पहले मोंटी चड्डा एक बार फिर से सुर्खियों में नाम सुनाई दिया था, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था, जिसमें कहा गया कि मोंटी चड्डा ने कुछ लोगों से पैसा लिया कि हम घर बना कर देंगे, फिर नहीं दिया गया तो इसलिए उसे अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ दिया गया और उन लोगों के पैसे भी वापस उसने कर दिए। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि देखिए कैसे एक कहानी शुरू होती है कि चना बेचने वाला एक लड़का अपनी मेहनत के बल पर इतना बड़ा इंसान बनता है, इतनी बड़ी शख्सियत बनता है, पूरे परिवार के दिन बदल जाते हैं, और फिर एक दिन एक भाई की गलतफहमी, या यूं कह लीजिए कि उसको लगता था कि मेरा भाई मुझे नहीं देगा, इसलिए वो कब्जा करना चाहता था एक 100-150 करोड़ के फार्म हाउस पर, जो कि
पैसे के हिसाब से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं था इतने बड़े कारोबार के आगे, लेकिन हाँ उनके पिता की यादें जुड़ी थी, उनके पिता के नाम पर था, उसमें गलतफहमी होती है। एक तीसरे व्यक्ति को, एसएस नामधारी को उसका कब्ज़ा दिलाने की कोशिश की जाती है। ये बात हरदीप को नागवार गुजरती है, वो गोली चला देता है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, दोनों भाई मर जाते हैं। वो फार्म हाउस वहीं का वहीं है, दोनों भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका कारोबार पॉन्टी के बच्चे, मतलब पॉन्टी के जो बेटे हैं मोंटी, उनके हाथ में आ चुका है, और भाई राजेंद्र उनके हाथ में चला गया। तो अक्सर होता यही है कि रिश्ते में आई जो एक गलतफहमी होती है वो किस तरह से बाहर निकलती है और कैसे सब कुछ बिखर जाता है, ये कहानी हमें बस यही बताती है। कोशिश करेंगे आगे और भी ऐसी सच्ची कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें, ताकि आप समझते रहें कि आपके आसपास अब तक क्या क्या हो चुका है। दूसरों की ज़िंदगी के साथ हुए हादसों से सबक लेने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो दूसरों की गलतियों से सबक सीखना बहुत ज़रूरी है।